भारत की पहचान अगर हम कभी विश्व पटल पर भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे एक फिल्म का डायलॉग है कि मेरे पास मेरी माँ है। हम कहते हैं कि भारत के पास अपनी घनी संस्कृति है, रिच हेरिटेज एंड कल्चर है। वह संस्कृति हमारा मान है, सम्मान है, हमारी पहचान है और आज पूरा विश्व लालायित नजरों से अपेक्षा कर रहा है भारत की ओर ये देखकर कि ये भारत विश्व गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करेगा। और मैं साधुवाद देता हूं सुदर्शन चैनल को और भाई सुरेश जी को भी कि भारत की संस्कृति को, उसकी महक को देश के नहीं विश्व के कोने कोने में ले जाने का जो उनका सपना है, मैं उनके इस प्रयास को साधुवाद देता हूं। और आज 3 साल मोदी सरकार के देश को एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला जो भारतीय संस्कृति का परिचायक रहा। उन्होंने संस्कृति किसी किताब में नहीं पढ़ी, किसी फोटो में खिंचवा के नहीं शुरू करी। उन्होंने देश की आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी की उपस्थिति को खुद सहा है और आज वो पूरे विश्व के, मैं समझता हूं, सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेतृत्व आज भारत के पास है। यह भी भारत की ताकत है। मैं अपने आप को अपने 2 मंत्रालयों और इससे पहले सिविल एविएशन मंत्रालय का भी मेरे पास जिम्मा था, वहीं तक सीमित रखूंगा। पर्यटन की दृष्टि से भारत के पास वह सब कुछ है जो विश्व के बहुत सारे देशों के पास नहीं है। 73% विश्व का हिमालय भारत के पास है। 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा हमारे पास है। 4 खूबसूरत ऋतुएं हमारे पास हैं। मां गंगा हमारे पास है। राजस्थान का डेजर्ट हमारे पास है। वाइल्ड लाइफ हमारे पास है। नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है। हिमालयन सर्किट के पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास है। पर्यटन की दृष्टि से भारत, मैं समझता हूं, एक ऐसा देश है जिसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल एंड मस्ट विजिट डेस्टिनेशन, एक भारत की पहचान है। मंत्री के रूप में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा मिला। और कई बार हम कहते हैं कि इस मंत्री ने कैसा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, तो वो बच्चे वाली पढ़ाई वाली बात आ रही थी। इनको सब माओं से पूछो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, 10, 12, 15 घंटे पढ़ता है। मैं भी पढ़ाती हूँ, पापा को भी ऑफिस से आके पढ़ाती हूँ। आखिरी में पूछते हैं नंबर ठीक आते हैं, तो इस बच्चे के नंबर भी आ गए हैं। आज से 7 दिन पहले हमारा रिपोर्ट कार्ड भी जारी हो गया है और रिपोर्ट कार्ड भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड, जिन्होंने 136 देशों के भारतीय पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी हैं, नई पहचान दी है। 2013 में हम 65वें स्थान में थे वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल इंडेक्स पर। 2015 में हम 12 स्थान का जंप लेकर 52वें स्थान पर आए और अब 40वें स्थान पर आ गए हैं। यानी 3 वर्षों में 25 पॉइंट का, जबकि अमेरिका जैसा देश मात्र 4 पॉइंट नीचे गया है, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया है, चाइना 4 पॉइंट ऊपर आया है, जापान 2 पॉइंट ऊपर आया है। भारत 12 पॉइंट का जंप लेकर 25 अंकों से इस पर्यटन इंडेक्स पर ऊपर आया है। यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर एक नई पहचान बनी है भारत की। और इसके लिए मैं देशवासियों को भी बधाई देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी सोच है, जिनका सपना है कि किस तरह से पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन बने, किस तरह पर्यटन महिला सशक्तिकरण का साधन बने, किस तरह पर्यटन हमारे युवाओं के रोजगार का साधन बने, किस तरह मैं समझता हूं पर्यटन देश का एक ऐसा स्तंभ बने जिससे भारत की घनी संस्कृति को तो हम आगे ले ही जाएं। संस्कृति और पर्यटन का चोली दामन का साथ है। अगर संस्कृति हमारी आत्मा है तो पर्यटन हमारा चेहरा है। और आप दोनों मिलकर किस तरह से भारत की इस घनी संस्कृति को हम विश्व के कोने कोने में ले जाएं। सिविल एविएशन का मंत्रालय भी मेरे साथ था।
कनेक्टिविटी के माध्यम से भी अगर हम पर्यटन के 3 मूल स्तंभ माने तो तीनों मूल स्तंभ में स्वच्छता, सुरक्षा और मेजबानी और संपर्क। स्वच्छता को हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से जोड़ा। आज पर्यटक स्थलों की स्थिति बेहतर है, पॉलीथीन फ्री किया है हमने उनको। हमारे जो भी टिकटेड मॉन्यूमेंट है, आज आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। घर से, होटल से आप विदेश से अपने चलते हैं, अपना ई टिकट लेकर आप चल सकते हैं। सुरक्षा को भी हम लोगों ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 161 देशों में ई वीजा फैसिलिटी, ये एक अपने आप में मिसाल है कि 161 देशों के अंदर ई वीजा लेकर आप 72 घंटे के अंदर आपको वीजा मिल जाता है, आप भारत आने का आपका सपना पूरा होता है। एक बहुत बड़ी सुविधा भारत ने विश्व में पहली बार शुरू की है। आप जर्मनी में जाएं, वहां आपको जर्मन भाषा के बोलने वाले मिल जाएंगे, अधिकतम इंग्लिश भाषा के बोलने वाले मिल जाएंगे। भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू करी है 1363, जो विश्व में पहली बार है, जो 12 विदेशी भाषाओं, अगर आप जर्मन पर्यटक हैं, स्पेनिश पर्यटक हैं, रशियन पर्यटक हैं और आप दिक्कत में हैं, तो यह जायज सी बात है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसी पुलिस वाले से बात नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आती है। मैं समझता हूं कि कल ही हमारे साथ एक समस्या आई कि साहब हमारा एक पर्यटक अपनी मां के साथ रशिया पहुंच गया है, एयरपोर्ट पर उसे रोक रखा है, उसकी मां और उसकी बेटी को तो उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन जो स्वयं बेटा लेकर गया उसके पासपोर्ट के कुछ पन्ने चिपक गए थे और वो लोग ना इसकी हिंदी अंग्रेजी समझ रहे हैं और उनकी रशियन भाषा इसको समझ में नहीं आ रही है। और यहां तक कि खाने के लिए भी बेचारा 16 घंटे से भूखा बैठा है। अगर उन्होंने खाना मांगा तो उन्होंने, शायद वेजिटेरियन था, उन्होंने कुछ नॉन वेजिटेरियन खाना उन्हें पेश कर दिया। तो ये स्थिति थी। विदेश मंत्रालय बीच में आया, हमारी एम्बेसी बीच में आई, संपर्क के साधन बने। 1363 हेल्पलाइन हमारे देश की एक ऐसी बड़ी ताकत बनी है जिस कारण सुरक्षा की दृष्टि का जो हमारा एक चिंता रहती थी, सुरक्षा सूचकांक पर भी हम लोगों ने 15 पॉइंट की पॉजिटिव अप रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है और मैं समझता हूं भारत का पर्यटन भारत की पहचान बनाएगा। भारत की जो हमारी 3 मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन भारत के पर्यटन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विश्व में पर्यटन की प्रगति की दर 4.6% है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में इस प्रगति की दर 14.6% हुई, जहां 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमने पिछले साल कमाई। इस साल 1,56,250 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमने पर्यटन के माध्यम से कमाई है, जिसमें 14% की प्रगति। विश्व की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था के कारण बाद भी आज भारत एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है और विश्व के लोगों ने भारत के पर्यटन में अपना विश्वास जाहिर किया है। धन्यवाद। महेश जी, पिछली बार भी आपसे पर्यटन पर काफी चर्चा हुई और बाकी चैनलों पे भी मुझे लगता है कि पर्यटन पर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे लिए, खास करके सुदर्शन के लिए, आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो संस्कृति मंत्रालय है। तो इसलिए हम आज संस्कृति मंत्रालय पे थोड़ा फोकस करना चाहेंगे और सवाल भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि भारत में सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। ये शब्द भी यूज करने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो कम्युनल लोग हैं, लेकिन इसके कई तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं, खास करके फिल्मों से। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे सामने आए हुए हैं और अभी अभी एक फिल्म आई थी जिसमें दंगल, और आमिर खान ने उसमें रोल किया महावीर फोगाट का। उस फिल्म में उन्होंने उनकी बेटियों को नॉनवेज खिलाते हुए दिखाया। हमने खुद फोगाट जी को सुदर्शन में लाइव लिया था। उन्होंने कहा मेरे जीवन में मैंने खुद कभी नहीं खाया, मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं खिलाया, और हरियाणा में तो कम से कम कोई भी पहलवान नॉनवेज नहीं होता है। तो ये कहां से आया? तो ये मीट लॉबी का परिणाम था जिसने फिल्मों के अंदर इस नॉनवेज को डाला। तो ये सांस्कृतिक आक्रमण है, ऐसा हम मानते हैं। इसको आप कैसा रोकेंगे? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, देश बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है और जनादेश भी बड़ा है। मैं समझता हूं भारत के अंदर आज एक ऐसी व्यवस्था शासन में है जो 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलना चाहती है। परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति का, बाप बेटे की राजनीति का, मां बेटे की राजनीति का
समय अब खत्म हो चुका है और सबका हम सम्मान करें, सबकी संस्कृति का, सबके धर्म का, सबकी जाति बिरादरियों का हम सम्मान करें, तुष्टीकरण से ऊपर उठकर। हम सम्मान के लिए आपके कोई साथ दो राय नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन फिल्म में जानबूझकर नॉनवेज डालना तो किसी का सम्मान नहीं, उल्टा अपमान है। और ऐसा व्यक्ति पर्यटन विभाग का पहले ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका है। देखिए, खान पान की व्यवस्था, इस पर मैं कोई विषय पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते किसी पर कोई भी व्यवस्था थोपना, चाहे वेजिटेरियन पर नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन पर वेजिटेरियन, मैं समझता हूं इस विषय पर बात करना, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हम सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हां, यह विषय जरूर है कि किसी भी चीज के बढ़ावे को देना। मैं खुशी इस बात की मुझे यह है कि पर्यटन मंत्रालय में जो हमारे ट्रेवल इंस्टीट्यूट हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट करीबन 70, उन पर यह विषय आया कि साहब जो हम शेफ्स तैयार करते हैं और कुछ परिवार ऐसे आते हैं जो शेफ्स परिवार वेजिटेरियन होते हैं, जब उनको हम नॉन वेजिटेरियन की टीचिंग सिखाते हैं, भारत सरकार ने यह फैसला किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमने उन्हें चॉइस है कि वो चाहें तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाना ही सीख सकते हैं। ये व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करी। बिल्कुल, हालांकि मैं नॉन वेज पे ज्यादा अटकना नहीं चाहता, लेकिन आपके आने के बाद ही इस मंत्रालय में एक जान आई है और पिछले 2-2.5 सालों से इस पे काफी काम हो रहा है, इसका क्रेडिट आपको हम देते हैं। लेकिन आपके पास इतनी बड़ी लैंड है, जो कि रेलवे के बाद शायद आपका ही एकमात्र मंत्रालय जिसके पास इतनी बड़ी जमीन की संपदा है, उसका संस्कृति बढ़ाने में कैसे उपयोग हो सकता है? इस पे कोई योजना है क्या? देखिए, ये सच है कि लटियंस जोन के अंदर नेहरू मेमोरियल के पास 34 एकड़ लैंड है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के पास 24 एकड़ जमीन है। अब हमने एक योजना बनाई कि जो संस्कृति मंत्रालय के अंदर जो 42 हमारे संस्थान पूरे देश के कोने कोने में फैले हैं, आज वो संस्थान जिस मकसद से कई बार बनाए गए थे वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे थे, और उनका मकसद था कि भारत की हम संस्कृति को किस तरह से विश्व पटल तक पहुंचाएं। उसके लिए एक विशेष योजना भारत सरकार ने शुरू करी है, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया। 490 करोड़ रुपए की यह योजना है जो 3 वर्ष में पूरी की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारी संस्कृति हमारे आर्टिस्टों में, हमारे फनकारों में, हमारे बुनकरों में, हमारे कुंभकारों में देश के कोने कोने में फैली हुई है। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता, कहीं हम विश्व पटल पर उनका प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनकी पहचान नहीं बन पाती। आज भारत सरकार ने एक यशस्वी योजना शुरू करी है, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, जिसमें देश के कोने कोने में 6 लाख गांवों में फैला हुआ एक छोटा से छोटा कलाकार भी उस पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। उसमें कंपटीशन के माध्यम से वो अपनी कला का प्रदर्शन देश में नहीं विश्व के कोने में भी कर सकेगा, रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और भारत की संस्कृति को भी हम आगे ले जा पाएंगे। ये एक शुरुआत भारत सरकार ने की है। बिल्कुल, कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, माइक। आदरणीय मंत्री जी, डॉक्टर सूरज सिंह नाम है मेरा। मैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूं, साथ ही विद्यावाचस्पति भी हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि स्वाभिमान होना, आत्मसम्मान होना सबसे बड़ा गुण होता है, और भारतीय संस्कृति में जब तक वेदों की, उपनिषद की वर्चस्व रहा, वो आत्मसम्मान रहा, तो प्रत्येक भारतीय में आत्मसम्मान वो हो जो सीक्रेट है ऑक्सफोर्ड का या हार्वर्ड की सफलता का। तो उस प्रकार से किस तरह से प्रत्येक बच्चे मात्र में वो आत्मसम्मान विकसित हो अपनी संस्कृति के लिए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आप भारत की संस्कृति को देश में नहीं विश्व में, और बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास में आप बिलोंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नई सरकार भारत की संस्कृति को नई पहचान और नई आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सभी इन संस्थानों को हम लोगों ने अपनी पुरानी व्यवस्थाएं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, उन सभी व्यवस्थाओं का हमने उस पर काम शुरू कर दिया है और उसके परिणाम भी आ गए हैं। और मैं समझता हूं एक शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की संस्कृति हमारी पहचान बनेगी, हमारा मान सम्मान बनेगी, और
इसके लिए भारत सरकार संकल्पबद्ध है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है। डॉक्टर साहब, आज एक बहुत प्रखर राष्ट्रवादी श्री नरेंद्र मोदी जी की हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपके जैसा विद्वान आज हमारा संस्कृति मंत्री है। भारत में पिछले 1300 साल से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और उन्होंने हमारी संस्कृति के बहुत सारे स्तंभों को, जिसमें दिल्ली की कुतुब मीनार एक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जोड़ दी गई, हमारा ताजमहल जो एक हिंदू मंदिर था, जो हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे कब्र के रूप में दर्शा दिया गया। ऐसे हमारे लाखों स्थल हैं। हमें संघ की शाखाओं में हमेशा यह सिखाया गया कि एक दिन प्रखर राष्ट्रवादियों की सरकार आएगी और आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे जो ये स्थल, जिनके बिना भारतीय संस्कृति की कोई संकल्पना नहीं हो सकती, जो हमसे छीनकर मुर्दा घरों में, अजायब घरों में, जिसमें दिल्ली का लाल किला भी एक है, जिसे लाल कोट के शॉर्ट में। जी जी सवाल समझ में आ गया। नहीं, एक मिनट सूर्य जी, पूरा हो जाए, बस एक मिनट। थोड़ा अगले मंत्री भी आए हैं, इनको भी जाना है। चलिए ठीक है। तो क्या हमें ये आशा कर सकता हूं कि कभी ये भारतीय संस्कृति के लोगों को उनकी ये स्मारक वापस मिलेंगी? देखिए, इसकी अपनी एक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी उस व्यवस्था के तहत जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आप तांत्रिक इशारा भी कर सकते हैं बोलने के बजाय। वो मॉन्यूमेंट्स किसी का नाम बदलने की, किसी की व्यवस्था बदलने की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम किसी भी ऐसे संस्थान का, किसी भी ऐसे मॉन्यूमेंट का, किसी भी ऐसे पर्यटक और धार्मिक स्थल का हम संज्ञान लेते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई विषय खास तौर पर आप लाएंगे तो हम उस पर संज्ञान लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल। हाँ, प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव, डीन गलगोटिया विश्वविद्यालय। सर, मैं प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया एक मिशन चल रहा है, लेकिन आज भी हम देखें तो पूरा स्टेप नेट पर हम देखें तो नेट गार्बेज है, जिसमें भारतीय संस्कृति पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। कमोड्स पर देवी देवताओं की मूर्तियां, पेंटिंग्स हैं। अभी अगर हम उन्हें रोक नहीं सकते, अगर आप तकनीक के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, पूरे विश्व में वो कंटेंट चलेगा, लेकिन ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं कि डिजिटली कंटेंट वाइज भारतीय संस्कृति नेट पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके? देखिए, भारत की संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। जिस संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हों और जिसके साथ 125 करोड़ देशवासियों की ताकत हो, उसकी चूल को कोई हिला नहीं सकता। ये डिजिटल मीडिया या साइबर वॉर इस संस्कृति को छू भी नहीं पाएंगे। इसको तोड़ना, मरोड़ना तो किसी के बस की कुवत नहीं है। और चिंता मत करिए, अब एक ऐसी सरकार देश में है जो इस संस्कृति के संरक्षण और पोषण और संवहन के लिए संकल्पित है। इसमें कोई दो राय नहीं।